तो नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक नागर। दीपक इकोनॉमिक्स के चैनल पर आप सभी दोस्तों को स्वागत है। दोस्तों, इस चैनल पर मैं डिस्कस करता हूं डेली इकोनॉमी न्यूज और आज डेट 24 अक्टूबर 2025। तो दोस्तों, आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज आई है बेसिकली बैंकिंग सेक्टर से। कहां से आई है? बैंकिंग सेक्टर से। आप सबसे पहले न्यूज पढ़े, बैंकिंग लॉ चेंज फ्रॉम नवंबर 1 2025, मल्टीपल नॉमिनेशन फॉर डिपॉजिट अकाउंट्स लोकल रेगुलेटेड एंड अदर रिफॉर्म्स डेट में इम्पैक्ट यू। दोस्तों, बेसिकली एक है ना, बैंकिंग लॉज लगभग 5 बैंकिंग लॉज को अमेंडमेंट गवर्नमेंट के द्वारा किया गया था। वो अमेंडमेंट दोस्तों 1 नवंबर 2025 से लागू होगा। उसके बाद हम जो हमारे अकाउंट में अभी नॉमिनेशन भरते हैं, सिंगल नॉमिनेशन करते हैं, वो अब हम 4 नॉमिनेशन तक भी कर सकेंगे। ये पूरा मैटर क्या है, कौन कौन से एक्ट को अमेंडमेंट किया गया है, नॉमिनेशन कितना कर सकते हैं, क्या क्या प्रोसेस है इसकी, सब कुछ के बारे में दोस्तों 1 बाय 1 करके स्टडी करेंगे। सेकंड न्यूज पढ़िए, की नॉमिनेशन प्रोविजन अंडर बैंकिंग लॉज अमेंडमेंट एक्ट। बेसिकली एक बैंकिंग लॉज अमेंडमेंट एक्ट पार्लियामेंट ने पास किया था, जिसके द्वारा 5 बैंकिंग एक्ट को अमेंडमेंट किया गया था। ये अब कब से इफेक्टिव होगा? 1 नवंबर से होगा। और जिसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है? नॉमिनेशन रिकॉर्डिंग। तो बार बार नॉमिनेशन वर्ड आ रहा है, इसका क्या मतलब होता है दोस्तों? इसको तो हम आगे जानेंगे। कस्टमर कैन ऑप्ट फॉर अप टू 4 नॉमिनीज। अब क्या कर सकेंगे कस्टमर? 4 नॉमिनी तक बैंक अकाउंट में कर पाएंगे। कब से? 1 नवंबर से। ये सब तो देखो बातें होगी। सबसे पहले इस एक्ट का नाम है बैंकिंग लॉज अमेंडमेंट एक्ट 2025। बेसिकली पार्लियामेंट ने ये एक्ट पास किया गया था, जिसका नाम था बैंकिंग लॉज अमेंडमेंट एक्ट। इसको सबसे पहले दिसंबर 2024 में लोकसभा में पास किया गया। फिर दोस्तों मार्च 2025 में इसको राज्यसभा में पास किया गया। फाइनली इसको अप्रैल 2025 में गवर्नमेंट के द्वारा गजट में नोटिफाइड किया गया, अप्रैल 2025 में। और दोस्तों इसके कुछ प्रोविजन तो 1 अगस्त 2025 से ही लागू हो चुके हैं, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रोविजन थे वो है नॉमिनेशन रिगार्डिंग। वो दोस्तों अब 1 नवंबर 2025 से लागू होंगे। आप देखो, लेस्ट विल कम इनटू फोर्स फ्रॉम 1 नवंबर 2025। तो दोस्तों अभी 4 अक्टूबर तो आज ही से कल न्यूज थी इसकी डिटेल में, और 1 नवंबर से जल्दी लागू होने वाले। अब इसमें क्या क्या होगा? तो दोस्तों इस एक्ट के माध्यम से बेसिकली जो उसका गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव है, एक तो बैंकिंग गवर्नेंस में रिफॉर्म करना, एमिंग टू एनहेंस बैंकिंग जो गवर्नेंस है, बैंकिंग का जो प्रशासन है उसमें कुछ सुधार करना। इसके अलावा जो ऑडिट में ट्रांसपेरेंसी में लेके आना, इंप्रूव ऑडिट ट्रांसपेरेंसी। देखेंगे कैसे लाएंगे, तो देखेंगे स्ट्रेंथन डिपॉजिटर प्रोटेक्शन। जो डिपॉजिटर हैं, बैंक में डिपॉजिटर कर रखे पैसे वगैरह, उनका क्या करना? प्रोटेक्शन को स्ट्रेंथ करना और कोऑपरेटिव बैंक में कुछ सुधार करना। ये बेसिकली 4 ऑब्जेक्टिव है। ये आगे कैसे कैसे होगा, ये आगे हम 1 बाय 1 करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहले दोस्तों जो ये एक्ट है बैंकिंग लॉज अमेंडमेंट एक्ट 2025, इसके माध्यम से 5 जो बैंकिंग सेक्टर के इंपोर्टेंट लॉ है, 5 इंपोर्टेंट बैंकिंग सेक्टर के लॉ है, उसमें 19 अमेंडमेंट किए जाएंगे। दोस्तों ये 5 जो लॉ है, बेसिकली ये बैंकिंग सेक्टर का इंडिया में सबसे इंपॉर्टेंट लॉ है। ये पूरा बैंकिंग सेक्टर इन 5 कानून पर ही चलता है इंडिया में। सबसे इंपॉर्टेंट है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934। आप सबको पता है आरबीआई एक्ट 1934 के माध्यम से क्या होता है? 1 अप्रैल 1935 को क्या होता है? आरबीआई की स्थापना होती। तो ये बेसिकली आरबीआई का एक्ट है, आरबीआई एक्ट 1934। इसमें के द्वारा आरबीआई का प्रशासनिक ढांचा क्या वो सब कुछ डिसाइड किया जाता है। दूसरा एक्ट है दोस्तों बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। दोस्तों इस एक्ट के माध्यम से आरबीआई को पावर मिलती है बैंकों को लाइसेंस देने का, लाइसेंस कैंसिल करने का, पेनल्टी लगाने का। ये सब पावर आरबीआई को बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के तहत मिलती है। दोस्तों इसके बाद एसबीआई एक्ट 1955, इसके माध्यम से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का गवर्नेंस होता है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1955। ऐसे दोस्तों फोर्थ है बैंकिंग कंपनीज एक्विजिशन एंड ट्रांसफर ऑफ अंडरटेकिंग एक्ट 1970। बेसिकली आप सबको पता है इंदिरा गांधी जी ने 1969 में 14 जो बैंकों का, प्राइवेट बैंकों का नेशनलाइजेशन किया था। मतलब 14 जो प्राइवेट सेक्टर बैंक थे उनको गवर्नमेंट ने कब्जा करके सरकारी बैंक का दर्जा दिया था। तो इन 14 बैंकों के प्रशासन के लिए दोस्तों ये एक्ट पास किया गया था, बैंकिंग कंपनीज एक्विजिशन एंड ट्रांसफर ऑफ अंडरटेकिंग एक्ट 1970। इसके अलावा दूसरा दोस्तों जो अगला है बैंकिंग कंपनीज एक्विजिशन एंड ट्रांसफर ऑफ अंडरटेकिंग एक्ट 1980। आपको पता होना चाहिए कि भारत में राष्ट्रीयकरण किया गया था सबसे पहले 1969 में किया गया था 14 बैंक का। उसके बाद सेकंड राष्ट्रीयकरण किया था 1980 में 6 बैंकों का किया गया था दोस्तों। तो दोस्तों ये जो सेकंड जो नेशनलाइजेशन किया था ना, बेसिकली इसी एक्ट के माध्यम से किया गया था। तो आज के डेट में जितने भी बैंक है इंडिया में मोटा मोटी तौर पर, वो सब इसी के इन 5 बैंकिंग लॉ के तहत गवर्नेंस होता है। मैं फिर रिपीट करता हूँ, आरबीआई एक्ट 1934 के तहत आरबीआई का प्रशासन डिसाइड होता है। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के तहत रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को बैंकों को कंट्रोल का पावर मिलता है। एसबीआई एक्ट 1955 के तहत स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का गवर्नेंस होता है। बैंकिंग कंपनी एक्ट जो 1970 के तहत दोस्तों जो टॉप जो 14 बैंकों को नेशनलाइज किया था उनका क्या होता था? प्रशासन चलता था। जो बैंकिंग कंपनी एक्ट 1980 इसके तहत जो 6 बाद में बैंक नेशनलाइज किए गए थे उनका प्रशासन चलता था। हालांकि बाद में ये बैंक कम हो गया, आज के डेट में पब्लिक सेक्टर बैंक तो 11 रह गया, प्लस एसबीआई रह गया। तो ये आज के डेट में देखो एसबीआई का गवर्नेंस चलती है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1955 से। जो बाकी 11 पब्लिक सेक्टर बैंक है उनका प्रशासन दोस्तों इन दोनों एक्ट के माध्यम से होता है, इसलिए दोनों में अंतर है।
मैंने आपको कई बार बता रखा, जब हम सरकारी बैंकों को कंपेयर करते हैं तो स्टेट बैंक अलग चलता है, बाकी 11 बैंक एक जैसे चलते हैं, क्योंकि 11 बैंकों का कानून एक है, लेकिन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का कानून अलग से है। तो 5 एक्ट को आप याद रखें, कभी भी कोई भी एग्जाम में ये दोस्तों पूछा जा सकता है, मैचिंग कराई जा सकती है, इनके एक्ट का नाम और साल के माध्यम से मैचिंग की जा सकती है। तो दोस्तों अब जो इसके की प्रोविजन है, मैंने बताया कि इस जो एक्ट के माध्यम से 5 एक्ट में कुछ ना कुछ चेंज किए गए। कितना चेंज किया गया? 19 प्रावधान चेंज किए। अब तो इसमें सबसे जो मेन प्रावधान किया गया है दोस्तों, मल्टीपल नॉमिनेशन अलाउड। अब आप सब लोग बार बार मैं बता रहा हूँ नॉमिनेशन 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 कैसे कहता हूँ? जैसे मैंने एक बैंक में अकाउंट खुलाया, ए ने बैंक में अकाउंट खुलाया, ठीक है, समझ को एक्स बैंक में। तो दोस्तों जब मैं फॉर्म भरता टाइम ही उस बैंक अकाउंट में के फॉर्म भरते टाइम लिख देता हूँ कि समझ को मेरा कुछ हो गया, मैंने अपने एक बैंक में अकाउंट खुलाया, उसमें 1 लाख रुपए जमा करती है। अब समझ को मुझे कुछ हो जाता है, मेरी कोई डेथ हो जाती है, तो मेरे बाद वो पैसा किसको मिले? अगर मैं किसी का नाम नहीं लिखूं तो लंबी प्रक्रिया है, मुझे मेरे वंशजों को कहाँ कोर्ट में जाना पड़ेगा, वहां से डॉक्यूमेंट वगैरह लाना पड़ेगा, कोर्ट का ऑर्डर लाना पड़ेगा, लंबी टाइम टेकिंग प्रोसेस। लेकिन अगर मैं इस फॉर्म में नाम लिख दूं कि मेरे बाद ये सपोज करो ये जो मेरा पैसा मेरी वाइफ को, मेरे फादर को, मदर को, डॉटर को, सन को किसको मिले, उसका नाम लिख देता है। इसको दोस्तों कहते हैं नॉमिनेशन। क्या कहते हैं? नॉमिनेशन। फॉर्म में नाम लिख देते हैं कि मेरे बाद ये पैसा किसको मिले। तो अब बहुत आसान है, समझ करो मेरे बाद ये पैसा मैंने लिख दिया, अपनी वाइफ का नाम लिख दिया, तो अब मेरी वाइफ इजीली वहां गवर्नमेंट में, वहां बैंक में जाएगी, अपना डॉक्यूमेंट दिखाएगी आइडेंटिटी का, और वो पैसा उसके नाम ट्रांसफर हो जाएगा। कोई प्रश्न नहीं है, उस विद इन 1 आवर, मतलब 1 दिन में ये काम हो जाएगा। लेकिन अगर नॉमिनेशन नहीं है तो फिर बहुत चक्कर लगाने पड़ेंगे, कोर्ट में जाना पड़ेगा, सालों साल केस करना पड़ेगा, बहुत लंबी प्रोसेस है दोस्तों। इसलिए मैं आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करूंगा, जिन जिन दोस्तों का बैंकों में अकाउंट है और उन्होंने नॉमिनी नहीं कर रखा, तो आज ही अपने बैंक अकाउंट में जाए और अपना अपना नॉमिनी का नाम उसमें अपडेट करे। तो दोस्तों ये तो है, इसमें एक्चुअली अब तक क्या होता था, एक ही नॉमिनेशन भर सकते थे आप। जैसे मैंने एक अकाउंट खोला, उसमें मैं एक ही नॉमिनी का नाम लिख सकता था, लेकिन अब इस एक्ट में अमेंड के माध्यम से अब हम 4 नॉमिनेशन कर सकते हैं। मुझे लगता है कि मेरे बाद मेरा पैसा कुछ मेरे फादर को, कुछ मदर को, कुछ सिस्टर को, कुछ ब्रदर को ऐसे मिले, तो मैं चारों का नाम दोस्तों उसमें लिख सकता हूँ। इसे कहते हैं मल्टीपल नॉमिनेशन अलाउड। तो आज के बाद से, अभी एक लागू होने के बाद से 1 नवंबर से हम बैंक में अपने 4 लोगों का नॉमिनेशन कर सकते हैं, 4 लोगों का नाम लिख सकते हैं। तो बेसिकली न्यूज यही है, मल्टीपल नॉमिनेशन। कस्टमर में नॉमिनेट अप टू 4 पर्सन आइदर साइमल्टेनियसली, या तो साइमल्टेनियसली या सक्सेसफुली, दे सिंप्लीफाई क्लेम सेटलमेंट फॉर नॉमिनी। इससे क्या होगा, जो नॉमिनी का क्लेम सेटलमेंट है वो आसान हो जाएगा दोस्तों। अब यहाँ 2 टर्म आई हैं दोस्तों, एक तो साइमल्टेनियस नॉमिनेशन। तो साइमल्टेनियस नॉमिनेशन क्या होता है दोस्तों? मैंने एक अकाउंट खोला, उसमें 1 लाख रुपए थे, ठीक है, 1 लाख डिपॉजिट किया। अब मैंने नॉमिनेशन में 4 नाम लिख दिया, ए बी सी डी। अब मैंने नॉमिनेशन किया साइमल्टेनियसली, मतलब मैं चाहता हूं कि चारों को पैसा मिले। तो मैं क्या कर सकता हूं, ये 1 लाख रुपए चाहे या तो बांट दूं कि सबको 25% मिले, या मैं बांट सकता हूं कि ए को 60% मिले, बी सी डी को 20, किसी को 10, किसी को 10 मिले, ऐसा कुछ भी लिख सकता हूं, मेरी मर्जी। पर मेरी मृत्यु के बाद इन चारों को पैसा मिलेगा, अगर ऐसा मैं चाहता हूं तो उसे कहते हैं साइमल्टेनियस नॉमिनेशन। डिपॉजिट में नॉमिनेट अप टू 4% तो नॉमिनेट कर ही सकते हैं, एंड स्पेसिफाई द शेयर ऑफ परसेंटेज ऑफ एंटाइटलमेंट फॉर ईच नॉमिनी। प्रत्येक नॉमिनी के लिए क्या कर सकते हैं हम, कितना परसेंट पैसा उस टोटल अमाउंट का मिले, ये मैं उसमें बता सकता हूं। तो साइमल्टेनियस नॉमिनेशन दोस्तों मतलब ये होता है कि मैं 4 नॉमिनेशन तो करूंगा और चारों को कुछ ना कुछ पैसा मिलेगा, इसको कहते हैं साइमल्टेनियस नॉमिनेशन। दूसरा होता है सक्सेसिव नॉमिनेशन। दोस्तों इसमें मैं क्या करता हूं, वही मेरा 1 लाख रुपए था, या समझ लो 100 ग्राम तोड़ा, 100 कुछ ग्राम सोना था, मैंने इसमें किया सक्सेसिव नॉमिनेशन ए बी सी डी के बीच। तो दोस्तों इसमें क्या होगा, मैंने ये प्रायोरिटी दे दी। अगर मेरे तो मृत्यु के बाद सबसे पहले पैसा मिलेगा ए को, सारा का सारा 100%। लेकिन अगर ए को मौत की भी डेथ हो जाती है तो फिर बी को पैसा मिलेगा, बी की डेथ हो जाती है सी को मिलेगा, सी की डेथ हो जाती है डी को मिलेगा। तो दोस्तों सक्सेसिव नॉमिनेशन में किसी एक ही व्यक्ति को पैसा मिलेगा, वो भी हियरार्की में। मैं ऑर्डर बना दूंगा कि मेरी मौत के बाद सबसे पहले पैसा ए को मिले। अगर मेरी मौत के बाद ए जिंदा है तो उसको 100% राशि मिल जाएगी। अगर लेकिन ए की डेथ होगी तो फिर उसके बाद हियरार्की में नीचे है बी, उसको 100% राशि मिलेगी। बी की डेथ होगी तो सी को 100% मिलेगी, सी की डेथ होगी तो डी को 100% मिलेगी, किसी को भी मिलेगी, लेकिन मिलेगी 100%। तो ये 4 नॉमिनी तो करेंगे। व्हेन द नेक्स्ट नॉमिनी बिकम्स ऑपरेटिव, ये बी कब ऑपरेटिव होगा, जब ए की डेथ हो जाएगी। ओनली अपॉन द डेथ ऑफ नॉमिनी प्लेस्ड हायर, जिसको हायर प्लेस में उसको पहला नंबर आएगा, उसकी डेथ के बाद दूसरा नंबर आएगा, तो एक ही व्यक्ति को 100% राशि मिलेगी। तो दोस्तों ये नॉमिनेशन के 2 टाइप इस नए एक्ट में लाए गए, साइमल्टेनियस नॉमिनेशन और सक्सेसिव नॉमिनेशन। तो दोस्तों ये कह रहा है कि जो डिपॉजिट अकाउंट है, जैसे हमारा क्या करंट अकाउंट है, सेविंग अकाउंट है, एफडी है, आरडी है, इसमें दोनों प्रकार के क्या कर सकते हैं, नॉमिनेशन कर सकते हैं। डिपॉजिट में ऑप्ट फॉर आइदर साइमल्टेनियसली और सक्सेसिव नॉमिनेशन एज पर, मतलब अगर मैं कोई डिपॉजिट अकाउंट खोल रहा हूं, करंट अकाउंट से खोल रहा हूं, तो मेरी इच्छा के ऊपर है कि मैं साइमल्टेनियसली नॉमिनेट करूं या सक्सेसिव नॉमिनेट करूं। साइमल्टेनियस करूंगा तो चारों को कुछ ना कुछ परसेंट पैसा मिलेगा, और सक्सेसिव करूंगा तो एक को आदमी को पूरा पैसा मिलेगा। ये मेरे पास विकल्प है किसमें, डिपॉजिट अकाउंट। लेकिन दोस्तों जिस हम
डिपॉजिट अकाउंट के अलावा हमारा बैंक में लॉकर खोलते हैं, सेफ कस्टडी खोलते हैं, लॉकर खोलते हैं। लॉकर में मैंने क्या किया, सपोज करो मेरा सोना था, गोल्ड थे, गोल्ड के आभूषण थे, वो रख दिए। तो दोस्तों जो इस प्रकार के सेफ कस्टडी वाला या लॉकर सिस्टम है ना, उसमें केवल सक्सेसिव नॉमिनेशन परमिटेड है। सक्सेसिव मतलब सारा पैसा एक ही व्यक्ति को मिलेगा। ऐसा क्यों किया? तो दोस्तों अमाउंट में तो क्या 1 लाख रुपए दिख जाती, 4 भागों में बांट दें, लेकिन जो जो उसमें लॉकर में गोल्ड रखा हुआ वो उसकी कोई फिक्स अमाउंट बैंक को पता नहीं है, उसकी फिक्स अमाउंट बैंक को पता नहीं, तो वो 4 आदमियों में बांटा नहीं जा सकता। इसलिए एक ही आदमी को मिलेगा, लेकिन ऑर्डर में मिलेगा। एक की डेथ के बाद बी को, बी की डेथ को सी को, सी की डेथ के बाद डी को, इस प्रकार से मिलेगा। तो दोस्तों तो ये सब बातें आपको याद रखनी है। फिर मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, की प्रोविजन क्या है, मल्टीपल नॉमिनेशन अलाउड है। पूर्व में केवल एक ही व्यक्ति का नॉमिनेट किया जा सकता था, लेकिन अब 4 कर सकते हैं। कैसे कैसे कर सकते हैं? या तो साइमल्टेनियसली कर सकते हैं या सक्सेसिव कर सकते हैं। जो डिपॉजिट अकाउंट में दोनों कर सकते हैं, साइमल्टेनियस और सक्सेसिव, लेकिन जो सेफ कस्टडी में उसमें केवल दोस्तों सक्सेसिव नॉमिनेशन कर सकते हैं। तो यहां तक तो बात थी नॉमिनेशन की। सेकंड दोस्तों किया गया कोऑपरेटिव बैंक में रिपोर्ट। कोऑपरेटिव बैंक में दोस्तों डायरेक्टर होता है। आप सबको पता है कोई भी जो कंपनी होती है उसका संचालन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा होता है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, तो डायरेक्टर्स का जो टेन्योर होता था ना दोस्तों, अब तक 8 साल का था। कितना था? 8 साल का। इसको इस एक्ट के माध्यम से कितना बढ़ा के कितना कर दिया? 10 ईयर्स कर दिया। किसको छोड़ के? चेयरमैन और ऑल टाइम डायरेक्टर्स को छोड़ के जितने बाकी जितने भी डॉक्टर हैं उनका टेन्योर बढ़ा के 8 साल से 10 साल कर दिया गया। तो ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, एग्जाम में सीधा पूछा जा सकता है कि हाल ही में गवर्नमेंट ने जो कोऑपरेटिव बैंक में डायरेक्टर का टेन्योर बढ़ा के कितना कर दिया, तो 8 से बढ़ा के 10 साल कर दिया। तो सेकंड रिफॉर्म था कोऑपरेटिव बैंक से रिलेटेड। थर्ड है दोस्तों अनक्लेम्ड एसेट ट्रांसफर टू इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड। आप सबने मैंने कई बार बता रखा, देखो बैंक में हम पैसा डिपॉजिट करते हैं, लेकिन अगर हम उसको निकालते नहीं भूल जाते हैं तो 10 साल बाद कहां चल जाता है? वो आरबीआई के पास चल जाता है, आरबीआई के पास चल जाता है दोस्तों। लेकिन बैंक के पास हो सकता है किसी ने शेयर गिरवी रखे हो सकता है किसी ने बॉन्ड रखे हो। तो अगर ये शेयर और बॉन्ड या डिबेंचर मैच्योर हो जाए तो ये कहां जाएंगे? तो अब तक ऐसा कोई रूल नहीं था, लेकिन दोस्तों अब ये इस एक्ट के माध्यम से किया गया कि शेयर और बॉन्ड डिबेंचर का जो पैसा है अगर बैंक के पास पड़ा हो तो ये जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स उसके अंडर में एक फंड होता है, इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड, आईईपीएफ, इसमें चल जाएगा और वहां से जो उसमें क्लेम करना चाहते हैं, जो उसके वजह से वो क्लेम कर सकते हैं। पीएसबी कैन नाउ ट्रांसफर अनक्लेम्ड शेयर्स, इंटरेस्ट, बॉन्ड रिडेम्पशन टू इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे फोर्थ था ऑडिट ट्रांसपेरेंसी एंड इंडिपेंडेंस। ऑडिट में जो कोई भी बैंक हो उसमें ऑडिट बहुत जरूरी है। अगर टाइम पे ऑडिट नहीं होगी, उसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं होगी तो बैंक में घोटाले की संभावना बढ़ जाती है। तो इसी के तहत दोस्तों जो पब्लिक सेक्टर बैंक है उसके यहाँ जो ऑडिटर ऑडिट करता है, स्टैट्यूटरी ऑडिटर कहते हैं इनको, इसको क्या क्या इनका वेतन होगा, क्या इनका भत्ता मिलेगा, वो अब पीएस में डिसाइड कर पाएगा। अब तक पब्लिक सेक्टर बैंक को यह अधिकार नहीं था कि स्टैट्यूटरी ऑडिटर का जो रिम्यूनरेशन है उसको डिसाइड कर सके, लेकिन इस एक्ट में अमेंडमेंट के माध्यम से दोस्तों पब्लिक सेक्टर बैंक को यह अधिकार दिया गया कि वो अपने स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स का रिम्यूनरेशन को डिटरमाइन कर सके। दोस्तों ये इतना ही मैटर था, जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।